हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और ये चैप्टर हम ऑलरेडी 9th में पढ़ के आ चुके हैं। और ये चैप्टर 9th में जितना इजी था उससे तुम मान सकते हो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और मेरे हिसाब से सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न इससे हार्ड है और ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। बट इफ़ यू गेट दिस चैप्टर वंस इट will help you a lot. So without wasting time, let's start with the introduction. And in this video, this is the part 1 where we are only going to cover all the introduction about this chapter. So let's begin. जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने आज तक देखे हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं। मैंने अभी एक पेन उठाया, सपोज कर, तो एक पेन उठाया तो क्या उसमें सेल नहीं है? उसमें सेल्स हैं बट इन द फॉर्म ऑफ मैटर है। बट वो हम अगर पेन देखें तो पेन नॉन लिविंग है। और हमने कहा सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल होता है, सभी ऑब्जेक्ट्स में सेल होता है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा ना। ये सेल का नहीं बल्कि मैटर का बना हुआ है। अब मैंने एक मॉस्किटो देखा, मॉस्किटो सपोज करो जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा रुक मॉस्किटो, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है, क्या तेरे अंदर सेल है? क्या तू सेल मतलब क्या तेरे पास सेल है? तो वो मॉस्किटो पहले तो सोचेगा, फिर बोलेगा कि क्या तुमने 9th नहीं पढ़ी? 9th में साफ लिखा था बुक में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होना इज़ समथिंग कंपल्सरी। या फिर वो मॉस्किटो मुझे ऐसे ताने देगा कि क्या भाई कैसे सवाल पूछ रही हो तुम? क्या तुमने 11th का चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा? साफ बोला गया था उसमें भी कि all your cell is the defining feature. Okay, so yes, all organisms are made up of cell. Some are composed of single cell and some are composed of many cells. Single cell यानी कि unicellular organisms and many cells यानी कि multicellular organisms. Now let's see what is cell. अभी तक हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए होते हैं। सेल्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल होता है, मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। आखिर ये सेल होता क्या है? किसी ने भी नहीं पूछा होगा, अरे आखिर सेल होता क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है एंड परफॉर्मिंग दी एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। वो कैपेबल होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स। और एक ही सेल क्या करता है, सारे काम करने को कैपेबल हो जाता है। वो ये एक सेल है, ये अपना खाना बनाएगा, खुद खाएगा, एक्सक्रीट करेगा या फिर मूवमेंट करेगा, कुछ भी करेगा, ये सेल खुद से करेगा। ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है कि भाई नहीं मैं तेरे पे डिपेंड कर रहा हूँ। जैसे तुम अपने दोस्त पे डिपेंड करते हो कि भाई तू पैसे लेके आया है या नहीं कैंटीन जाने के लिए, तो हम अपने दोस्त पे डिपेंड करते हैं। वैसे ये सेल क्या होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। आजकल सबको इंडिपेंडेंट बनना है तो सेल बोल रहा है कि मैं भी इंडिपेंडेंट बनूंगा। तो ये सेल क्या है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है और अपने फंक्शंस को खुद ही परफॉर्म करता है। ऐसा मल्टी सेलुलर में नहीं होता, ऐसा सिर्फ यूनिसेलुलर में होता है। ओके, then if we talk about anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Cell is the fundamental structure. स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ये इंश्योर नहीं करती है कि भाई आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकोगे या नहीं, बल्कि नंबर ऑफ सेल्स करती हैं। ठीक है, सेल क्या होती है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक फंडामेंटल, एक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होता है इज सेल। सबसे पहली बार डिस्कवर सेल कब करा गया, बाय रॉबर्ट हुक इन कॉर्क। एंड रॉबर्ट हुक साहब ने हमारे क्या करा था, सेल को डिस्कवर करा था। और रॉबर्ट हुक साहब ने
सेल को डिस्कवर तो करा था, पर वो सेल कैसा था? डेड था, बिकॉज वो किसके अंदर था? कॉर्क के अंदर। एंड कॉर्क इज़ द आउटर लेयर, मतलब बार्क की होती है कॉर्क तो, ठीक है। और कॉर्क में कैसे, बार्क में कैसे सेल होता है? डेड सेल होते हैं। तो ये क्या था? डेड सेल्स को इन्होंने डिस्कवर करा था। फिर आगे बात करें, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ और डिस्क्राइब्ड लिविंग सेल। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या करा था? इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर करा था। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था, न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था। ओके, देन आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ और दे रखा है, दैट द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑल स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ दी सेल। अब जितनी भी डिस्कवरीज वगैरह हुई थी ना, वो कब हुई थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद। सेल के बारे में स्ट्रक्चरल डिटेल्स वगैरह हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेल थ्योरी। एंड सेल थ्योरी ये वही टॉपिक है जो तुम 9th में पढ़ के आए थे। इट्स सो इजी। सेल थ्योरी 1838 में, ये NCERT की लाइन्स है, 1838 में स्लाइडन ने, अब 9th में हमने ये मैथियास स्लाइडन थोड़ी ना पढ़ा था, हमने तो स्लाइडन पढ़ा था। तो हम इनके सरनेम्स, मतलब इनके फर्स्ट नेम पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इनके सरनेम्स याद करेंगे। तो स्लाइडन साहब क्या थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। एग्जामाइन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, इन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामाइन करा एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स की पढ़ाई करी और इन्होंने देखा कि सारे प्लांट जो होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, जो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं प्लांट का। एट अबाउट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर 1839 में श्वान ने क्या करा था? श्वान वॉज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। श्वान क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और ये स्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट थे, और श्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश, ठीक है। तो एक बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने प्लांट पे स्टडी करी। अब जूलॉजिस्ट क्या कर सकता है भाई? एनिमल्स पे स्टडी कर सकता है। तो ही स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, रिपोर्टेड दैट सेल हैव अ थिन आउटर लेयर विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने ये देखा कि सेल्स में क्या होती हैं? एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये सबके अंदर होती है। He concluded based on his studies on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant cell। तो इन्होंने अपने स्टडीज़ के बेसिस पे ये पता लगाया था कि सेल वॉल प्रेजेंस इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, कि जो सेल वॉल होती हैं वो सिर्फ प्लांट्स में ही होती है, इट्स एब्सेंट इन एनिमल्स। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों में होती है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, ठीक है। अब देखो, मैंने तुमसे एक चीज़ कही कि भैया तुम्हें आता है सेल बनाना, तो बना के दिखाओ सेल। मैंने कहा ये है एक सेल, तुमने ये सेल बना दिया, ठीक है। तो क्या तुमने सेल को ऐसे बनाया? नहीं बनाया। अगर हम इसको कहीं ना कहीं हम इसको जूम करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आई एम सो सॉरी, कहीं ना कहीं ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो हमने ये क्या बनाई है? ये जो चीज़ है ये क्या है? ये क्या है? यही तो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अ सेल इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दिस, मतलब इसके बिना सेल ही नहीं होगा। तो ये दोनों का यूनिक कैरेक्टर हुआ, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का। ओके, देन दिस श्वान प्रपोज्ड हाइपोथेसिस। श्वान कौन थे? श्वान हमारे जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो श्वान ने हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस यानी कि कुछ कहना। मैंने कहा कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो मैं नहीं जाऊंगी, मैंने सिर्फ बोला। अब ज़रूरी थोड़ी ना मैं नहीं जाऊंगी, ज़रूरी थोड़ी ना है कि कल स्कूल होगा। मैंने सिर्फ अपनी राय दी, हाइपोथेसिस दी। तो इन्होंने भी, श्वान साहब
ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने भी अपनी राय दी, इन्होंने हाइपोथेसिस दी दैट ऑल बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, बॉडीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स की बनी हुई होती हैं। द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ओके, श्वान ने, दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों एक ही साल में एक ही चीज़ पे काम कर रहे थे तो दोनों हाथ मिला लिया। भाई तू बोटानिस्ट है जूलॉजिस्ट, चल हाथ मिलाते हैं, दोनों एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करी, फॉर्मुलेट करी सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू न्यू सेल्स फॉर्म्स। ओके, दिस वाज समथिंग, ये इस अब हर थ्योरी का ड्रॉबैक होता है। कोटा फैक्ट्री देखी होगी ना, उस तरह से। अरे वो कोटा फैक्ट्री में भाई पागल हो गया था, वो बोला था हर चीज़ के एक्सेप्शन है, हर चीज़ के एक्सेप्शन है, क्यों पढ़ा रहे हैं बोहर मॉडल जब फालतू का है, थॉमसन मॉडल जब इसमें भी कुछ काम नहीं है, मतलब ये सारे फेल हो गए थे तो क्यों पढ़ा रहे हैं। तो उसी हिसाब से हर चीज़ का ड्रॉबैक होता है। ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल्स। तो हर चीज़ के दो चीज़ें होती हैं, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। तो इन्होंने भी क्या करा, एडवांटेजेस तो देखे, फिर इनकी इस थ्योरी में कुछ डिसएडवांटेजेस थे, मतलब कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो क्या थे कि ही डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कि नए सेल्स कैसे बनेंगे। नाउ लेट्स सी रुडोल्फ विर्काउ इन 1858 में इन्होंने एक्सप्लेन करा दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने एक्सप्लेन करा कि जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और नए सेल्स कहाँ से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। अब इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस सेल्स अराइजेस फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडर एंड श्वान। तो इन्होंने क्या करी थी, विर्काउ जी ने क्या करा था, हाइपोथेसिस जो स्लाइडर और श्वान ने दी थी उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था और इन्होंने फाइनल सेल थ्योरी दी, जिसमें आज हम ये पढ़ते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सेल्स या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं और ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और हम ये चीज़ें 9th में पढ़ते थे तो हम अरे क्या पढ़ रहे हैं यार, ये ऐसा फील करते थे, बट अब हमें वो फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि कैसे क्या हुआ था। तो ये थी सेल थ्योरी। नाउ लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल। लेट्स चेंज अ कलर। कई देर हो गई हमें एक ही कलर यूज़ करते हुए। अगला लेट्स सी this one. An overview of cell. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary. Just within it is a cell membrane. तो अनियन पील लें तो ये टिपिकली क्या है, प्लांट सेल है और इसमें डिस्टिंक्ट सेल वॉल होगी क्योंकि इट्स अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट कि उनके पास सेल वॉल होती है, तो इसके पास भी क्या होगी, सेल वॉल होगी एज आउटर बाउंड्री, उसकी आउटर बाउंड्री पे, एंड जस्ट विदिन इट इज सेल मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होगी। ये क्या है, और लेट्स मेक अनदर वन इज दिस वन। लेट्स टेक तो ये अंदर वाली ये चीज़ क्या है, येलो वाला है हमारा सेल मेम्ब्रेन और बाहर ब्लू वाला है हमारा सेल वॉल इज़ द आउटर बाउंड्री। हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, बट प्लांट में होता है और एनिमल में नहीं होता। फ़र्क पड़ता है भाई, फ़र्क पड़ता है, आगे चल के पढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे बात करते हैं द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक है ना आउटर मेम्ब्रेन एज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, ह्यूमन चीक्स के अंदर क्या होता है, ह्यूमन चीक्स के अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा कम करती है, क्योंकि इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन वाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और यहाँ पर क्या होती है, ह्यूमन चीक सेल में हमारी सेल वॉल नहीं होती, तो स्ट्रक्चर अपने आप ही
छोटा बन जाता है, स्ट्रक्चर सिर्फ इतना बनता है, इसके बाहर कोई वॉल नहीं बनेगी, तो स्ट्रक्चर थोड़ा डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर हो गया ना, हो जाता है। आगे जानते हैं, एंड इसके अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, दैट इज न्यूक्लियस। एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, ये आगे न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो ये लाइन काम आएगी। एंड इस न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए। तो अब डीएनए का होता है भाई, ये 9th में पढ़ के आई थिंक सॉरी ये 10th में पढ़ा था। 10th में पढ़ के पागल हो गई थी। डीएनए होता कहाँ है, डीएनए होता है न्यूक्लियस में, नहीं सबसे पहले एक सेल में, सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में, एंड न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम में डीएनए होता है, मतलब वो क्रोमोसोम ही डीएनए होता है, उसमें होता है, मतलब ठीक है, तुम समझ गए ना भावनाओं को, तो समझो बस। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई कॉल्ड यूकैरियोटिक, एंड सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लिख रखा है, ज़रूरी थोड़ी है मेम्ब्रेन हो, तो जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई वो यूकैरियोटिक, जिसके पास लैक हो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस दैट इज प्रोकैरियोटिक। ओके, let's see, both prokaryotic and eukaryotic cells are semi-fluid matrix called cytoplasma occupies the volume of the cell। दोनों ही प्रोकैरियोटिक ले लो या यूकैरियोटिक ले लो, उनके अंदर क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। सेमी फ्लूइड है यानी कि फ्लूइड है और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, इसलिए सेमी फ्लूइड है, जिसमें ज़्यादातर स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है सेल का। साइटोप्लाज्मा इज द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में कोई भी एक्टिविटी हो, किसी भी तरह की, जाके किस में होती है, साइटोप्लाज्म में। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल्स में, उस सेल्स को लिविंग रखने के लिए, बिसाइड न्यूक्लियस। तो एक बार दोबारा हो जाए तो दोबारा में ये क्या है, cytoplasma main arena for the cellular activities in both animals and plants. Various chemical reactions are performed in cytoplasma to keep the cell in the living state. Okay, beside the nucleus के बाद eukaryotic cells have other membrane bound distinct structures called organelles। और यूकैरियोटिक सेल्स में अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जिन्हें स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ही नहीं होता। Ribosomes are non-membrane bound structures found in all cells, both eukaryotic and prokaryotic। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में होता है। Within the cell, ribosomes are not only in cytoplasm but also with two organelles, chloroplast and mitochondria on rough ER। जो ये राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं, बल्कि दे आर एसोसिएटेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, animal cells contains another non-membrane bound organelle known as centriole which helps in the cell division। तो animal cells के अंदर एक और non-membrane bound structure होता है जिसे centriole कहते हैं, जो क्या करता है, cell division कराता है। This is the function of centriole। आगे चल के पढ़ेंगे तो ये याद होना चाहिए हमें। ओके, आगे देखते हैं, शेप की बात करते हैं, साइज़ की। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर साइज़ था। तो सेल्स क्या होती हैं, डिफरेंट इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी, हर सेल अलग होती है। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर सिर्फ लेंथ में। ओके, ओनली इन लेंथ। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा इज 0.3 म्यूमीटर इन लेंथ, 0.3 म्यूमीटर इन लेंथ। बैक्टीरिया 3 to 5। A largest isolated single cell is the egg of an ostrich। Human RBC is 7.0 millimeter in diameter। Nerve cell the longest
सेल। ओके, अगर हम बात करें शेप्स की, तो शेप्स जो होती है वो भी वेरी करती है, फंक्शंस दे परफॉर्म उसी हिसाब से। जैसे कि मैंने कहा नर्व सेल छोटा होता है, मोटा होता है, तो भाई उसका फंक्शन ये थोड़ी ना होता है। नर्व सेल्स तो भाई लंबा होता है, दूर दूर तक सिग्नल्स पहुंचाने हैं, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या होती है, लंबाई होती है, तो ये लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो शेप्स जो होती हैं फंक्शंस पे वेरी करती हैं। डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इर्रेगुलर भी होती है। तो चलो डायग्राम्स देखें जरूर। रेड ब्लड सेल्स का शेप होता है राउंड एंड बाइकॉन्केव। व्हाइट ब्लड सेल्स का अमीबॉइड, कोई सा भी शेप हो जाता है अपने। कॉलमनर एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स लॉन्ग होती है, नैरो होती है। नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, अट्रैकियाइड एलोंगेटेड, ट्रैकिया कैसी होती है, एलोंगेटेड होती है। मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इधर देखते हैं तो शेप्स के साइज के बारे में दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। वैसे बैक्टीरियल सेल्स की बात करें तो 3 to 5 होता है। पीपीएलओ 0.1 म्यूमीटर, अगर हम देखें तो लेंथ वाइज तो ये 0.3 होता है, वायरसेस 0.02 एंड 0.2। ओके, नाउ लेट्स सी प्रोकैरियोटिक सेल्स, और इस क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोलिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स किसमें होती हैं? जिसमें सिंगल सेल्स हों, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ना हो, ठीक है। दे आर जनरली स्मॉलर, और प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है? छोटी होती है। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक, छोटी सेल्स होंगी ज़्यादा जल्दी रैपिडली डिवाइड करेंगी, और बड़ी सेल्स कम देर से डिवाइड करेंगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसा होता है? छोटा होता है, तो क्या करता है? रैपिडली डिवाइड करता है देन यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, दे में ग्रेटली वेरी इन शेप एंड साइज, ये क्या करते हैं? शेप और साइज में ग्रेटली वेरी करते हैं, शेप एंड साइज में ग्रेटली वेरी करते हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया अगर हम देखें तो बैसिलस, रॉड शेप, कोकस, स्फेरिकल शेप, विब्रियो, कॉमन शेप, स्पेरुलम, स्पाइरल शेप। Organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions। तो ये क्या होती है? सिमिलर होती है। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, या ओवरव्यू ऑफ सेल हो गया, या फिर सेल थ्योरी हो गया। सेल क्या होता है वो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। तो थैंक यू गाइस, हमने कंप्लीट कर लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यहीं पर ही ख़त्म होता है। और अगर इफ़ यू वांट अ प्रोकैरियोटिक सेल वीडियो दैट एनसीईआरटी में इतना कुछ दे रखा है, आपने कुछ नहीं पढ़ाया, तो प्रोकैरियोटिक सेल को सेकेंड चैप्टर आई थिंक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें ही कंप्लीट कर दिया जाता है। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड प्रोकैरियोटिक सेल देन comment down in the comment section. Thank you.